not a game, it's a rich thing. आज तीसरा दिन था। शहाना शदीद इस्तराब के आलम में सुबह से इसकी राह देख रही थी। इसके अंदर की औरत जाग उठी थी। शहरबाज के साथ एक नई दुनिया में एक नई शनाख्त के साथ जाने के साथ से वो सरशार हो रही थी। सुबह से शाम हो गई, शहरबाज नहीं आया। वो इस कच्चे रास्ते पर नजरें जमाए अंधेरा होने तक बैठी रही, जिस पर शहरबाज की बड़ी सी सबसे अलग रेंगलर जीप आती हुई दिखाई देती थी। मगर आज जैसे इसका इंतजार चीखें मार रहा था। आज जिस शिद्दत से इसके आने की वो तमन्ना कर रही थी, इसके बरक्स वो जैसे वादा बुला के जजाल का रास्ता ही भूल गया था। करवटें बदलते, हजार अंदेशों में तड़पते इसकी रात की सुबह हो गई। इसने ये सोचा कि दिल को बहलाने की कोशिश की कि मुमकिन है कि इसे अचानक कहीं जाना पड़ गया हो या कोई ऐसी मसरूफियत आड़े आ गई हो कि वादे के मुताबिक वो ना आ सका हो। वो दिन भर दिल को खोखली तसल्लियां देती रही। दूसरी तरफ शहरबाज के ना आने के वाह में हजारों संपोलियों की तरह इसके दिलो दिमाग में रिंगते रहे, इसे डसते रहे। शाम के साए लंबे होने लगे कि इसके दरवाजे पर गैर मानूस सी दस्तक हुई। इसने धड़कते दिल के साथ जाकर दरवाजा खोला। पुलिस की वर्दी में दो आदमी खड़े थे। दिमाग ने कहा ये दोनों पुलिस वाले भी इसके कदरदान होंगे। ये सोचकर दिल में तकद्दुर सा फैल गया। शहरबाज के अलावा किसी और के साथ वक्त गुजारने के ख्याल से ही इसे गिन आ रही थी। इसने हौसला जमा करके पूछा, जी फरमाइए, आप क्यों आए हैं? क्या तुम शहाना हो? एक पुलिस वाले ने पूछा। जी हाँ, मैं ही शहाना हूँ, मुझसे क्या काम है? इसने बेदिली से पूछा। तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। कत्ल की वारदात में तुम्हारा बयान लेना है। कत्ल? इसका दिल दग से रह गया। किसका कत्ल हुआ है? देखो, हम यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल करके आए हैं। तुम एक पेशावर लड़की हो। एक शख्स तुम्हारे पास आता था। गुजरी हुई रात इसका कत्ल हो गया। इस सिलसिले में जानापुर के थानेदार ने तफ्तीश के लिए तुम्हें बुलाया है। किसका कत्ल हुआ है? इसका नाम क्या है? शहाना के दिमाग में तेज आंधियों के जक्कड़ चलने लगे। दिल सीने की दीवारें तोड़कर बाहर निकलने लगा। इसका नाम शहरबाज था। बिशगरी झील के कॉटेज में रहता था। अचानक इसके सर बहुत जोर से चकराया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह दरवाजे की चौखट से टकराई। वहां से फिसलती हुई जमीन पर गिरकर साकित हो गई। अफसोस, बहुत कम मुद्दत में अरमानों की तीलियां चुन चुन कर हाबू का जो शीश महल तामीर किया गया था वो एकदम धड़ाके से नीचे गिर गया और इसके नीचे वो कुचली गई थी। एएसआई नवाब 50 साल से ज्यादा उम्र का एक हरांट और तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर था। 18-20 साल की उम्र में सिपाही भर्ती होकर घिसट कर आगे बढ़ते हुए 30 साल की मुद्दत में एएसआई बन गया था। 20 साल से ज्यादा अरसा वो थाने के तफ्तीशी अमले में शामिल रहा था। मुजरिमों से सच्चाई उगलवाने के वो हर तरह के तरीके जानता था। एएसआई नवाब कॉटेज की एक एक शय को देख रहा था। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस कॉटेज के किचन से इन्हें बूढ़ा मुलाजिम इस हालत में मिला कि इसके हाथ पांव बंधे हुए थे। एक कपड़े का गोला मुंह के अंदर ठोंसा गया था। इसे खोल के जब पूछा गया तो इसने बताया कि वो किचन में ही अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। अचानक वो चौंक के बेदार हुआ। देखा तो एक शख्स इसके सीने पर सवार था। इसका चेहरा काले कपड़े में छुपा हुआ था। इस शख्स ने एक रुमाल इसकी नाक पर रख के दबाया। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह के अंदर कपड़ा डालकर चीखने चिल्लाने के काबिल भी न छोड़ा गया था। एएसआई ने पूछा, वो शख्स अंदर कैसे आया? क्या दरवाजे बंद नहीं थे? ये इलाका बड़ा पुरअमन है, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई अंदरूनी कमरों के दरवाजे बंद करने की। सिर्फ बाहर के बड़े दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई थी। वो शख्स दीवार फलांग के कॉटेज में दाखिल हुआ होगा। क्या तुम्हें अंदाजा है वो शख्स कौन है? वो कॉटेज में क्यों घुसा होगा? नहीं, शायद कोई चोर होगा। खुदा जाने कुछ चुराया होगा। अब मैं अपने साहब को क्या जवाब दूंगा? बूढ़ा मुलाजिम बहुत परेशानी से बोला। तुम आखिरी दफा अपने साहब के कमरे में कब गए थे? एएसआई ने पूछा। बूढ़ा मुलाजिम बोला, आज शाम से जरा पहले इन्हें चाय पिलाई थी, इसके बाद वो कॉटेज से चले गए थे। हफ्ते में 2 रातें मेरा साहब जजाल बस्ती में गुजारता है। आज रात भी वो उधर गए हुए थे, इसलिए मैंने अपने लिए दिन का बचा हुआ खाना गर्म किया। इसे खाकर 10 बजे से पहले बाहर का दरवाजा बंद करके सो गया। एएसआई नवाब चौंक उठा। बूढ़े मुलाजिम की बात सुनकर हैरत से बोला, तुम्हारा मतलब है क्या मकतूल रात के वक्त अपने कमरे में नहीं था? मुलाजिम उछल पड़ा। मकतूल आप किसे कह रहे हैं? क्या बात है? मेरे साहब को कुछ हुआ है? एएसआई ने इसे कॉटेज में हुई वारदात के बारे में बताया तो वो भी हैरत, खौफ और सदमे से जैसे सुन होकर रह गया। बड़ी देर बाद जब वो हवास बहाल कर पाया तो रोते हुए बोला, खुदा गारत करे इन जालिमों को। शहरबाज साहब बहुत मेहरबान इंसान थे, मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। मगर वो कब कॉटेज में आए? क्या वो खुद ही बाहर का दरवाजा खोल के अंदर आए? उन्होंने मुझे क्यों नहीं जगाया? एएसआई नवाब के पास भी इन सवालों के फिलहाल कोई जवाब मौजूद नहीं थे। वो इसी बात पर शहीद था कि मुलाजिम के बकौल शहरबाज जजाल बस्ती की तरफ चला गया था। इसके सोने तक वापस नहीं आया था। वो वापस मकतूल के कमरे में गया, नए सिरे से बेड के ऊपर लाश का मुआयना किया तो कत्ल के कुछ होशरुबा पहलू सामने आए। मकतूल की लाश बेड पर जिस अंदाज में पड़ी थी, इससे अंदाजा होता था कि वो बगैर किसी मज़ाहमत के दस्त कातिल का निशाना बना था। और ये बात बड़ी अजीब लगती थी, या तो मकतूल गहरी नींद सोया हुआ हो, इसे कातिल की आमद का पता न चल सका, या फिर इसे कहीं और कत्ल करके यहाँ लाकर बेड पर लटाया गया था। दूसरे पहलू को इसकी तजर्बाकार नजरों ने फौरन ही रद्द कर दी।
बेड पर खून फैलकर जम गया था। कमरे में कहीं और खून के छींटे नहीं थे। इसका मतलब था कि इसे कत्ल बेड पर ही किया गया था। नवाब के तजर्बे ने यह नुक्ता समझा दिया कि यह शेरबाज कत्ल से पहले बेहोशी की हालत में था। मगर यह सवाल अपनी जगह पर लॉजिकल था कि इसे कॉटेज के अंदर बेहोश किया गया या कॉटेज से बाहर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका जवाब मिल सकता था, लेकिन बूढ़े मुलाजिम की इस बात से इसका दिमाग चकरा रहा था कि मकतूल रात गुजारने से जाल गया था। 10 बजे तक वो आया नहीं, फिर वो कॉटेज कब आया था? अगर वो बेहोश हवास आया था तो मुलाजिम को क्यों नहीं जगाया? बैरूनी दरवाजा खुलवाने के लिए दीवार फलांग के आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब ये भी निकलता था कातिल इसे बेहोशी की हालत में कॉटेज लेकर आया, पहले खुद दीवार फलांग कर अंदर गया, बूढ़े मुलाजिम को बेहोश किया, फिर शेरबाज को बेहोशी की हालत में ही इसके बेडरूम में ले गया, फिर बड़े आराम से इसके सीने में खंजर उतार दिया। एएसआई नवाब को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि कातिल ने इतनी मुशक्कत क्यों उठाई। इसका मकसद अगर शेरबाज को कत्ल करना था तो बाहर ही क्यों ना किया? इसे बेहोशी की हालत में उठाकर कॉटेज लाने का खतरा क्यों मोल लिया? कहीं इस सब के पीछे ये मकसद तो नहीं कि किसी और को इस कत्ल में मुलविस किया जाए? एएसआई नवाब के दिमाग में अचानक ही एक कूंदा लपका। इसे वो गुमनाम फोन याद आ गया जिसने 1 बजे कॉटेज नंबर 49 में कत्ल की वारदात की खबर दी थी। वो 1 बजे मुलजिम सिराज कॉटेज के अंदर से पकड़ा गया था। शेरबाज का कत्ल इससे कुछ देर पहले हुआ था। इसका मतलब था कि कातिल जो भी था मुलजिम सिराज को फंसाना चाहता था, मगर वो कौन था? सिराज की तफ्तीश के बाद इस कौन का अंदाजा हो सकता था? ये सवाल एएसआई नवाब के दिमाग में मुसलसल कचौके लगा रहा था। इसे अचानक मकतूल की रेंगुलर जीप का ख्याल आया। वो कॉटेज से बाहर खड़ी नजर आई। हर कॉटेज के सामने मुख्तलिफ जगह पार्किंग के लिए मुहतस थी। कॉटेज नंबर 49 के सामने शेरबाज की रेंगुलर जीप भी खड़ी थी। इसे यह देख के हैरत ना हुई कि जीप लॉक नहीं थी। ड्राइवर की तरफ के दरवाजा खोल के अंदर आया, छत पर मौजूद लाइट ऑन की, इसके हाथ में टॉर्च। डैशबोर्ड के खाने अच्छी तरह चेक किए, ग्लव कंपार्टमेंट में देखा, इसे कोई गैर मामूली चीज नजर न आई जो इसकी तफ्तीश में मदद करती। जीप की सीटों पर खून का कोई धब्बा नहीं था। इससे यह बात भी वाज़ेह होती थी कि कत्ल कॉटेज के अंदर ही किया गया था। अचानक ही इसकी नजर एक विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। ड्राइवर के साथ वाली सीट के सामने वो विजिटिंग कार्ड दिखाई दिया। इसने टॉर्च उठाकर इसकी रोशनी में इसे पढ़ा। ये एक कारोबारी शख्स का मुलाकाती कार्ड था। इस शख्स का नाम जफर अहमद दाऊदी था। इसकी कंपनी का नाम भी वहां दर्ज था, मूनलाइट इंटीरियर डेकोरेशन। इसका एड्रेस वहां से 1000 मील से भी ज्यादा फासले के मुल्क के दूसरे कोने के एक बड़े शहर का था। मोबाइल नंबर के साथ लैंडलाइन नंबर भी कार्ड पर दर्ज था। एएसआई नवाब ने यह कार्ड अपनी जेब में डाला। रेंगुलर जीप में कोई दूसरी शय ना मिली। कॉटेज नंबर 49 के करीब 4 कॉटेजेस थे। इसने चारों कॉटेजेस के रहने वालों को अपने सामने हाजिर कराया। कॉटेज नंबर 50 में शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहता था। वो जड़ी बूटियों पर रिसर्च करता था। इसके मुलाजम ने बताया कि प्रोफेसर साहब अक्सर कॉटेज से बाहर अपनी रिसर्च के सिलसिले में किसी पहाड़ या जंगल में कैंप लगा के रहते हैं। इनका मामून इनके साथ होता है। इस वक्त भी वो 3-4 दिनों के लिए कॉटेज के बाहर गए हुए हैं। करीब के कॉटेजेस के किसी भी शख्स ने 10 बजे के बाद कोई मशकूक हरकत महसूस ना की, न ही रेंगुलर जीप की आवाज़ सुनी। उन्होंने ये मजबूरी बयान की कि आसपास के जंगल में 10 बजे के बाद चीते निकलकर झील के पास आते हैं। कई दफा कॉटेजेस के मकीनों पर हमला भी हुए हैं। इसलिए इंतजामिया की तरफ से वाज़ेह हदायत है कि 10 बजे के बाद बगैर किसी शदीद मजबूरी के कॉटेज से बाहर निकलना मना है। जबकि कत्ल की यह वारदात 1 बजे से जरा पहले हुई थी। इस वक्त सारे के सारे मकीन सो गए थे। एएसआई नवाब ने कॉटेज नंबर 49 को सील कर दिया। बूढ़े मुलाजिम को हिदायत दी कि सुबह थाने में रिपोर्ट करे। आसपास के कॉटेज वालों को मुतनब्बे किया कि बिशगरी से दूर न जाएं। इन्हें तफ्तीश के लिए किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। इसके बाद मकतूल की लाश पुलिस वैन में डालकर करीबन 50 मील दूर बड़े अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। इसने मुतअद्दिद अंधे कत्ल का सुराग लगाया था। यह कत्ल भी पेचीदा लगता था। बज़ाहिर कातिल पकड़ा गया था, मगर वाज़े शवाहिद की बुनियाद पर इसका तजर्बा कहता था कि मुलजिम कातिल नहीं है, बल्कि कातिल ने इसे बड़े आसानी से फंसाया था। वो समझता था कि बज़ाहिर कातिल ने बड़ी चालाकी से कार्रवाई की थी, कोई सुराग नहीं छोड़ा था। मगर नवाब जानता था कातिल जितना भी होशियार हो, इसकी जरा सी गलती शमत बनकर सामने आ सकती है। अब इसे कातिल की जरा सी गलती की तलाश थी। इंस्पेक्टर ज़हूर अपने कमरे में बैठा हुआ था। इसके सामने मेज़ की दूसरी जानब शहाना बहुत सदमे से सर झुकाए रो रही थी। इंस्पेक्टर ज़हूर की तजुर्बाकार निगाहों ने जांच लिया कि इसके आंसू और गम मसनूई नहीं है। वो वाकई बहुत बिखरी बिखरी और वीरान से लग रही थी। अपने आंसू 2 हथेलियों से पूंछते हुए इसने बड़ी कर्ब आवाज़ से कहा, थानेदार साहब, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। एक दुनिया जानती है मेरी जवानी और मेरे बदन के कदरदान मेरे पास आते हैं। शेरबाज भी एक ऐसा ही कदरदान था। बस फ़र्क इतना था कि वो मेरी जवानी और मेरे बदन का भूखा नहीं था। वह सही मानों में मेरा कदरदान था। इसने मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया। मैं इसकी बातों में आ गई। खुद को किसी एक मर्द की शरीक हयात बनाने के ख्वाब देखने लगी। मुझे क्या पता था ख्वाब हकीकत कम, जागने के बाद ला हासिली का अजाब ज़्यादा होते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ज़हूर कुछ देर इससे हमदर्दी से देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में संजीदगी से सोचने लगे थे। अफसोस किस्मत में ऐसा नहीं लिखा था। हम शेरबाज को वापस तो नहीं ला सकते, मगर तुम तावन करोगे तो उसके कातलों को जरूर पकड़ सकते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं सब कुछ तफसील से बता चुकी हूँ कि वो किस वक्त मेरे पास आता है, इस वक्त इसका रवैया कैसा होता था, अब मजीद कैसा ताउन चाहिए। इंस्पेक्टर ज़हूर ने कहा, तुमने बयान अपने अंदाज में दिया है, अब मैं तफ्तीश के अंदाज में तुमसे चंद सवालात पूछूंगा।
तुम कुछ भी छुपाए बगैर इनका जवाब दे दो। इसी से हम तफ्तीश के दायरा कार को फैलाएंगे। आप जो भी पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। जिस शख्स ने मुझे इज्जत दी, मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहा, इसके कातिल को सख्त तरीन सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन तावन करूंगी। इंस्पेक्टर जहूर ने पूछा, क्या शेरबाज ने कभी तुमसे किसी अपने दुश्मन का जिक्र किया था? नहीं, इसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो एक कारोबारी शख्स था, लेन देन के मामलात में ऊंच नीच हो जाती है। मुमकिन है किसी कारोबारी हरीफ ने इसे कत्ल किया हो। क्या इसने अपने कारोबार के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? शहाना गहरी सांस लेकर बोली, मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया, इसलिए मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। शेरबाज ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो कोई कारोबार नहीं करता था, बल्कि स्मगलिंग का काम करता था। इसके अलावा इसके अपने साथियों की मदद से कई बैंक भी लूटे थे। इंस्पेक्टर जहूर ने चौंक कर इसे देखा, हैरानी से बोला, क्या ये बात इसने तुम्हें खुद बताई? वो दुख से बोली, जी हाँ, जब मैंने ये उज़र पेश किया कि मैं गंदी औरत हूँ, इससे शादी करने के काबिल नहीं, तब इसने ये इंकशाफ किया कि वो खुद भी एक बुरा इंसान है, स्मगलिंग और डकैतियों में मुलविस रहा है। इंस्पेक्टर जहीर ने मेज की दराज से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगा कर गहरे कश लेने लगा। अब इसके सामने मकतूल शेरबाज का एक ऐसा रूप आया था कि तफ्तीश के कुछ नए पहलू कंगालने जरूरी हो गए थे। इसने कहा, तुमने जो इंकशाफात किए हैं ये कोई आम बात नहीं। इस तरह के पेशे कि शख्स का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। हम इस पहलू को भी सामने रखते हुए तफ्तीश करेंगे। तुम ये बताओ, शेरबाज ने जब तुमसे शादी की बात की तो किसी ने एतराज़ किया था? मुमकिन है तुम्हारे किसी और चाहने वाले को भी ये बात मालूम हो गई हो तो रुकावत के जज्बे में इसने मकतूल को रास्ते से हटा दिया हो। शाना के दिमाग में एकदम हलचल हुई। इसे याकूब याद आया। वो कराबतदारी के रूप में दलाली करता था, शेरबाज को भी वही लेकर आया था। बाद में जब शेरबाज का ताल्लुक बढ़ने लगा तो वो इस पर ज़्यादा नवाज़शात करने लगा, तो याकूब ने दबे दबे अल्फाज में इससे जान छुड़ाने की बात की थी। जब इसे मालूम हुआ कि शेरबाज शादी के चक्कर में है तो इसने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। तो क्या शेरबाज के कत्ल में याकूब का हाथ है? शहाना इसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वो मुर्गे फांस के लाता था, इसका जो भी कमीशन बनता था। अब शेरबाज इसे अपना लेता तो इसका धंधा चौपट हो जाता। ये है हालात शहाना के दिमाग में बिजली की तरह कूदे। इसने कपकपाती आवाज में कहा, शेरबाज से ताल्लुक मजबूत हुआ तो दूसरे से नाता तोड़ दिया। किसी ने मुझसे इस हवाले से शिकायत नहीं की। वैसे भी इन मामलात में जज्बाती और कल्बी ताल्लुक कहाँ होता है, बस वक्ती ऐश और जिनसी तस्कीन के लिए मेरी चौखट पार करते थे, बदले में मुझे पैसे देते थे। जब मैंने बाकी कदरदानों को मना किया तो वो खामोशी से पीछे हट गए। बस एक शख्स ऐसा था जो मेरा खरीदार तो नहीं था, लेकिन मेरा खरीदार लाता था, बदले में इसे कमीशन मिलता था। इसने जब शेरबाज से शादी का सुना तो शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इसका नाम याकूब है, सुल्तानपुर में किसी होटल में काम करता है। इंस्पेक्टर जहूर ने याकूब का नाम भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया। शबाना से पूछगिछ के दौरान इसका हुलिया और नाक नक्शा भी नोट कर लिया। इसने शहाना को वापस जजाल जाने की इजाज़त दे दी। इसे हदायत की कि वह जजाल से बाहर हारगिज़ न जाए। जब भी थाने बुलाया जाए वो थाने हाजिरी दे। शहाना के जाने के बाद इसने अपनी डायरी खोली, इसमें 3 नाम लिखने लगा। इसके सामने मशकूक अफराद की फहरिस्त में 3 नाम शामिल हो गए थे। पहला मुश्तबा शख्स सिराज काठी नंबर 49 में रंगे हाथों पकड़ा गया था। दूसरा मुश्तबा शख्स जहानापुर का बादशाह खान, जबकि तीसरे मुश्तबा शख्स का नाम शबाना ने याकूब बताया था। जहानापुर के बादशाह खान को तलाश करके थाने लाने के लिए इसने एक हवालदार के साथ जवान भेजे थे। शाम तक उसे हर जगह तलाश करके नाकाम लौटे थे। बादशाह खान के घर वाले भी इस बात से लाइलम थे कि वो कहाँ होगा। इसने शादी भी नहीं की थी, इसलिए आवारा फिरता रहता था। शाम होने लगी। शहाना से पूछताछ के बाद वो केस की गुत्थियां सुलझा रहा था। अचानक इसके फोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, इंस्पेक्टर साहब, मैं जहानापुर से बात कर रहा हूँ। हमारे मोहल्ले के पीछे नहर के पास एक खाई है, वहाँ एक कत्ल हुआ है। मकतूल हमारे मोहल्ले का एक नौजवान बादशाह खान है। आप प्लीज यहाँ आ जाए। ये नाम सुनकर इंस्पेक्टर जहूर उछल पड़ा। दिन भर जिसे तलाश करके इसके जवान नाकाम वापस आए थे, अब इसके कत्ल की खबर मिल रही थी। तुम कौन हो? क्या ये लाश तुमने खुद देखी है? इसने पूछा। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरा नाम निजाम हुसैन है। शाम के वक्त मैं अक्सर अपनी बकरी चराने के लिए नहर की तरफ जाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं खाई से गुजर रहा था कि गड्ढे में वो लाश पड़ी देखी। बकरी को वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ बाजार आया हूँ। यहाँ के एक होटल से आपको कॉल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर जहूर ने इसे हिदायत दी कि फौरन जय वारदात के पास जाए और लोगों को लाश के करीब जाने से मना करे। वो खुद भी 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच रहा है। राब्ता मुनक़ता करके वो अपनी जीप और 3-4 जवानों के साथ जय वारदात की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचा तो स्कूल टीचर निजाम हुसैन ने इसकी हिदायत के मुताबिक लोगों को इसकी लाश के करीब जाने से रोक रखा था। सब लोग जरा फासले से खौफो हरास और गुस्से की हालत में खड़े थे। इंस्पेक्टर जहूर ने लाश का मुआयना किया। इसके जिस्म पर हंजर के मुतअद्दिद जख्म थे। सबसे गहरा जख्म इसके सीने पर था, जहां से बहुत सारा खून बहकर लाश के आसपास की नरम और गीली जमीन पर फैल गया था। लाश की हालत से लगता था कम से कम 1 घंटा पहले ये वारदात हुई है। इस वक्त वहाँ बहुत सा शोर बुलंद हुआ। पता चला मकतूल के घर वाले आ गए हैं। इसका वालिद बूढ़ा शख्स था, वो बिछाड़े मार मार कर रो रहा था। मकतूल के भाई भी रोते चिल्लाते आ रहे थे। इंस्पेक्टर जहूर ने अपने जवानों को हुक्म दिया कि लवाहिकीन को फिलहाल लाश के करीब आने से मना करे। इसके सिपाही दौड़ते हुए इनकी तरफ चले गए। इसने एक बात महसूस की कि जहां लाश पड़ी थी वहां जमीन पर मौजूद घास और मिट्टी वगैरह बेतरतीब दिखाई दे रही थी। कुछ पौधे कुचले और मसले नजर आ रहे थे। इसके तजर्बाकार नजरों ने भाप लिया कातिल जो भी था इस मकाम पर मकतूल के साथ मुकाबला हुआ था। बादशाह खान भी अपनी ताकत के मुताबिक मजाहमत करता रहा, मगर लगता था कातिल ज्यादा ताकतवर था। जरा देर के बाद इसने बादशाह खान की लाश पुलिस वैन में डालकर
अस्पताल रवाना कर दी। स्कूल टीचर निजाम के अलावा मकतूल के लवाहिकीन को भी अपने साथ थाने लेकर आ गया। इसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था। काटरी नंबर 49 की वारदात में जो मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसने मकतूल बादशाह खान की मामलत का जिक्र किया था। पुलिस की तफ्तीश में वो शख्स भी मशकूक ठहरा था, मगर अब किसी और ने इसको कत्ल कर दिया था। क्या इस कत्ल के डांडे काटेज नंबर 49 के कत्ल से मिलते थे? ये सवाल चीख चीख कर इंस्पेक्टर ज़हूर के दिमाग में गूंज रहा था। सिराज की हालत बहुत खराब थी। अगरचे पुलिस ने इस पर कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया था, मगर हवालात में गुजरे हुए 2 दिनों की वहशत और हैबत ने इसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो बेचारा किसी मुजरिमाना जिंदगी का आदी नहीं था। शहरबाज के उकसाने पर बैंक डकैती में इसका साथ दे रहा था। इस दिन के बाद इसका ज़मीर हर वक्त इसे कुचौके लगाता था। खास करके शेरबाज ने लूटी हुई रकम का एक देला भी इसे नहीं दिया तो खुद मलामती की शिद्दत बढ़ गई। वो ऐसा गुनाह बेलज्जत का मुर्तकिब हुआ था जिसकी पादाश में इस वक्त अपने घर से बहुत दूर एक थाने की हवालात में कैदी बना हुआ था। इस वक्त हवालात के बाहर थाने के सहन में शाम उतर आई थी। इससे जरा फासले पर एक परांदे में छत पर लटकते बल्ब की जर्द रोशनी में हवालात की सुलाहों के अंदर दाखिल हो रही थी। वो शदीद कर्ब और सदमे से आंखें बंद किए बैठा था। दुख और मलाल और मलामत की तेज आंधियों में गिरा हुआ था। अचानक ही वो चौंक उठा। ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी शय इसके जिस्म से टकराई हो। इसने आंखें खोल कर देखा। हवालात की नीम तारीकी में जल्दी इसे वो शय नजर आ गई। ये सफेद कागज का एक छोटा सा गोला था। इसने चंद सानिया टटोलती नजरों से कागज के इस गोले को देखा, फिर झिझकता हुआ हाथ आगे बढ़ाकर इसे उठाया। इसे खोला तो शिकन आलूदा कागज पर इसे चंद सतरें लिखी नजर आई। इसने मुतजस्सिस नजरों से हवालात से बाहर देखा। इसे कोई सिपाही दिखाई ना दिया। वो जब आंखें मूंदे दीवार से टेक लगाए बैठा था, तभी कागज का गोला इसकी तरफ किसी ने फेंका था। वो घसीटता हुआ सलाहों के करीब गया। धुंधली सी रोशनी में वो सतरें पढ़ने लगा। सिराज मेरे दोस्त, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में मसरूफ हूँ। मैं आज शहर जा रहा हूँ, एक तगड़ा वकील करके वापस आऊंगा और तुम्हें कैद से बाहर निकालूंगा। बस तुम वादे के मुताबिक मेरा नाम थानेदार को मत बताना। यूं समझ लो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं था। तुमने मेरा नाम लिया तो मुझे शक की बुनियाद पर धर लिया जाएगा। फिर हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, फकत तुम्हारा है रहा। सिराज ने यह रुक्का कीमत पर पढ़ा। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर वो समझ गया कि ये जावेद की तरफ से था। ये रुक्का पढ़कर इसे बहुत हौसला मिला था। इसके मायूस और शिकस्ता दिल में उम्मीद की नई तवानाई लहर आने लगी। इसके लिए ये बात उम्मीद बख्श थी कि जावेद इसकी रिहाई के लिए दौड़ धूप कर रहा था। इसने शायद थाने के किसी सिपाही को खरीदा था जिसके जरिए पहले पैगाम मिला था। सिराज इस रुक्के पर नजरें जुमाए बैठा था कि अचानक ही थाने में एक हलचल सी मची। बैरूनी दरवाजे से थानेदार और इसके चंद सिपाही तेज तेज चलते और बातें करते अंदर आए। सिराज ने कागज अपनी जेब में डाल लिया। इंस्पेक्टर ज़हूर अपने दफ्तर की तरफ जाते हुए इसके सामने आकर रुक गया। अपनी स्टिक से सुराहें बजाकर इसे मुतवज्जह किया। इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, ओ शहरी बाबू, किस हाल में हो? कुछ होश ठिकाने आए हैं या आप भी समझते हो कि तुम बेगुनाह हो? थानेदार साहब हाल पूछ के क्या करेंगे? इसने दुख से कहा, क्या आप नहीं जानते मैं कितना परेशान हूँ? जुर्म करते हुए ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते हो? वो तन से बोला, 2 दिन हवालात में गुजारना मुश्किल हो रहा है। सोचो जरा, कल उम्र कैद की सजा मिल गई तो कैसे झेल सकोगे? खुदा के लिए थानेदार साहब, वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मैंने शेरबाज का खून नहीं किया। मैंने कभी जिंदगी में मुर्गी भी ज़बान नहीं की। एक जीता जागता इंसान कैसे मार सकता हूँ? थानेदार इसे चंद सानिये घूरती हुई नजरों से देखने लगा, फिर ठहरे ठहरे लहजे में बोला, तफ्तीश के कुछ नए पहलू सामने आए हैं। इन हतूत को सामने रखते हुए हम शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मुमकिन है तुम्हारे लिए कोई हैर का पहलू निकले। फिलहाल तुम्हारे लिए एक बुरी खबर यह है कि जानापुर के जिस नौजवान बादशाह खान का तुम हवाला दे रहे थे कि वो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे सकता है, आज इसको किसी ने कत्ल कर दिया। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कत्ल का काटेज नंबर 49 के कत्ल से कोई ताल्लुक है या नहीं। इंस्पेक्टर ज़हूर यह कहकर लंबे लंबे डंक भरता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। सिराज एक सख्ते किसी हालत में हवालात की नीम तारीकी में दीवार से लगकर बैठा रह गया।